सदन में किस तरह का गाली गलौज हुआ, जिस तरह का रमेश भिदोड़ी ने किया, उसे कोई भी स्वीकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस तरह की बात कोई दूसरा किया रहता तो मोदी मैनेजमेंट क्या होता? आपका अगर मैनेजमेंट सही है तो जीत हार तो अलग बात है जी। आप नजर आते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे किसी टीम को अगर हार जाती है उसके बाद चर्चा उसी की ज्यादा होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर और इस तरह का गोली चूसा करके बनारस कॉरिडोर भी उसमें एक बहुत बड़ा साथ देगा इन लोगों का। सामाजिक समीकरण अपना फिट रखना। जी, दूसरे पे आते हैं पॉलिटिकल ट्विनिंग। देखिए अब नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में जहां पर हम चर्चा करते हैं बिहार के राजनीतिक गलियारे में जो अंदर खाने में चर्चाएं चलती हैं, जो आप सबको बतानी बहुत ज़रूरी है, उस विषय पर हम इसका विश्लेषण करते हैं। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे भीतर की बात में कि मोदी मैनेजमेंट के आगे लालू का सरेंडर, हिट है नीतीश का प्लान। आखिर मोदी ने ऐसा क्या मैनेजमेंट कर दिया कि लालू जो है वो फेल कर चुके हैं और नीतीश का जो प्लान है वो हिट हो चुका है। हमारे साथ बाबा हैं, इनके पास चलते हैं, भीतर की बात बाबा से जानेंगे कि बाबा मोदी का मैनेजमेंट कौन सा ऐसा मैनेजमेंट है कि लालू का प्लान फेल कर चुका है? देखिए, युद्ध और जो चुनावी रणनीति होती है जी, इसमें आपका अगर मैनेजमेंट सही है तो जीत हार तो अलग बात है जी। आप नजर आते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे किसी टीम को अगर हार जाती है उसके बाद चर्चा उसी की ज्यादा होती है। जी बिल्कुल 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 उसी अंदाज में आप देख रहे होंगे कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान आया है और ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तब से आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट कुछ अलग तरह से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एक से एक दिग्गज के रहते हुए ये दो शख्स, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह, अब इनके साथ एक और नई जोड़ियां जुड़ गई। इससे पहले आपने राजनाथ सिंह को फ्रेम में देखा होगा, इसके बाद आप देख रहे होंगे कि अब एक बार फिर से जेपी नड्डा सामने आ गए हैं और जो पुराने ढर्रे पर चल रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपना रुख बदला है। बिल्कुल बिल्कुल अब चुनाव से चुनाव तक की तैयारी होती है। 2014 का चुनाव हुआ, खत्म हुआ, रिजल्ट आया और भारतीय जनता पार्टी का पूरा टीम नरेंद्र मोदी को छोड़ करके चुनाव में जुड़ गया। 2019 के चुनाव में आपने परिणाम देखा होगा जो 2014 से बेहतर था। बिल्कुल अब ये बातें किसी से छुपी नहीं है और यही कारण है कि जो गैर भाजपाई दल हैं उनमें बेचैनी बढ़ी रहती है, क्योंकि मोदी के मैनेजमेंट के सामने, अब जैसे कल ही का बात देख लीजिए, कितना दुखद घटना घटा। सदन में किस तरह का गाली गलौज हुआ, जिस तरह का रमेश भिदोड़ी ने किया, उसे कोई भी स्वीकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस तरह की बात कोई दूसरा किया रहता तो मोदी मैनेजमेंट क्या होता? हंगामा पूरा। एक सेकंड भी देने, जब रात के 12 बजे जाकर के पार्टी का विखंडन के लिए हस्ताक्षर किया जा सकता है लोक जनशक्ति पार्टी के नीतीश कुमार के इशारे पर जी, तो आप सोचिए ना कि रमेश भिदोड़ी ने जो किया उस पर एक भी सवाल और जवाब आया है क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में आप, यही है मोदी मैनेजमेंट। अब उसको कितना ज्यादा कैश किया जा सकता है, हिंदुत्व को कितना ज्यादा अपने पक्ष में लाया जा सकता है, ये उसका मेन थीम था और उस थीम में भारतीय जनता पार्टी सफल हो रही है। बिल्कुल बात मैनेजमेंट की जब भी करते हैं आप, तो मोदी मैनेजमेंट में बिहार एक सबसे ज्यादा फोकस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा दुखता रग है, क्योंकि यहाँ जब भी आते हैं, जब ऊंट और पहाड़ का सुने ना कहानी, बिल्कुल बिल्कुल जी, कि जब ऊंट को इस बात का घमंड रहता है कि हमसे ऊंचा कोई है ही नहीं है, लेकिन जैसे ही पहाड़ के पास जाता है उसको अपने शक्ति का एहसास हो जाता है, तो अपने ऊंचाई का एहसास हो जाता है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली पार्टी हो, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता वाली पार्टी हो, लेकिन बिहार में आगे, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के सामने आने के बाद वो खूंटे से बंधा जाती है। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के एक बार फिर से मोदी मैनेजमेंट और लालू प्रसाद, हम लालू प्रसाद के सरेंडर की बात इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक लंबे समय तक साथ में रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार रहे, अचानक से 2013 में जब अलग हुए तो लालू प्रसाद ने उनका सपोर्ट करके उनकी सरकार बचा ली। 2015 में दोनों साथ आए, लेकिन ये संबंध उस तरह से लंबा क्यों नहीं चल पाया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा था? अचानक से इतना मैनेजमेंट करने के बाद लालू के मैनेजमेंट को आप 2015 में जिस तरह से उन्होंने पलटनी मारी थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया था और इतने बड़े जनाधार लोकतंत्र में आने के बाद
तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद का मैनेजमेंट कमजोर नहीं था जी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा जाता है ना कि जब अपना ही खराब हो तो दूसरे पर क्या आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद का सामंजस्य बिठाना मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा अलग है, लालू प्रसाद की रणनीति का हिस्सा अलग है, दोनों के अलग अलग स्वार्थ भी हैं। ऐसी स्थिति में 2015 में नीतीश कुमार को आगे करके लालू प्रसाद ने जंग तो जीत लिया, लेकिन अब नीतीश कुमार को अलग सामने रखने के बाद लालू प्रसाद को डर हो गया है कहीं 2015 वाली स्थिति न हो जाए और यहीं आकर के दोनों जो हैं फेल कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के सामने मैनेजमेंट तगड़ा है और लालू यादव सरेंडर कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक और सवाल पूछा जी कि आखिर प्लान हिट कैसे है नीतीश का प्लान तो इस पर हम चाहेंगे कि आप जो बातें हैं जो देखिए उसको लेकर के आगे हम लोग बढ़ें। जी देखिए 4 पॉइंट ऐसे हैं जैसा ऐसा लग रहा है कि जैसे पहला हो गया सामाजिक समीकरण, दूसरा जो है पॉलिटिकल ट्विनिंग हो गया, तीसरा जो है वोट मैनेजमेंट हो गया और चौथा डैमेज कंट्रोल होगा। तो पहले सामाजिक समीकरण की हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या वाकई में नीतीश कुमार की जो चर्चाएं चलती हैं सामाजिक समीकरण को लेकर, एनडीए गठबंधन की जो सामाजिक समीकरण है उस पर क्या निगाहें रहेंगी? आप मछली नहीं खाते हैं जी, तो मछली की दुकान पे आप क्या करेंगे जी? बट नेचुरल है कि मछली की दुकान पे आप नहीं खड़ा होंगे और अगर खड़ा भी हो गए तो आप आंखों से ताड़े हैं कि मछली कौन सी अच्छी है, कौन जिंदा है, कौन मरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमारा वो दायरा नहीं है जी, जो सामाजिक समीकरण है उसमें अल्पसंख्यक हमारा कोई हितैषी नहीं है, हमारा न वोट बैंक है न कुछ है। तो ऐसी स्थिति में वहां सिर्फ ताड़ने के लिए देखा जाता है, वहां उसको खरीदने का कहीं कोई मंशा नहीं है जी। और ऐसा हो भी नहीं सकता है क्योंकि जिस तरह का फिर एक बार रमेश बिधूड़ी का जिस तरह का बयान आया, ये सिर्फ रमेश बिधूड़ी का बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आरएसएस के कैडर में भीतर तक डीएनए में शामिल हो गया है कि हम मुसलमानों के विरुद्ध ही राजनीति करेंगे। और वहां सामाजिक समीकरण बनाने में नरेंद्र मोदी सफल रहे हैं कि मुसलमानों को छोड़ करके, यादवों को छोड़ करके, आपको याद होगा 2 दिन पहले ही आपने ही खबर किया था जी। नवल किशोर यादव से जब पूछ रहे थे कि भाई मुसलमानों को तो छोड़ दिए पता चलता है लेकिन यादवों को, तो ये बातें जानती है भारतीय जनता पार्टी की यादव अभी भी इंटैक्ट हैं लालू प्रसाद के साथ। तो ऐसी स्थिति में उन्हें किनारे करना, उन्हें अपने पक्ष में लाना मुश्किल होगा, इसलिए वो अपना सामाजिक समीकरण बनाती है और उसमें नीतीश कुमार सामने नजर आए। नीतीश कुमार से लौकिक समीकरण छीन लिया। निश्चित रूप से अगर 100% मान लेते हैं कि 100 वोट है तो 100 वोट में 80 वोट, 75 वोट तो जरूर छीन लिया है जो सामने नजर आ रहा है। अब चुनाव में क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन सामने नजर आ रहा है। तो सामाजिक समीकरण का ताना बाना बुनने में, हिंदुत्व को आगे रखने में, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो, चाहे अन्य तरह के सामाजिक समीकरण की बात हो, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सामाजिक समीकरण को अपना मानती है और उसे हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर और इस तरह का गोली चूसा करके बनारस कॉरिडोर भी उसमें एक बहुत बड़ा साथ देगा इन लोगों का। सामाजिक समीकरण अपना फिट रखना। जी, दूसरे पे आते हैं पॉलिटिकल ट्विनिंग। देखिए, अब आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, वन। यहाँ लोगों की अलग अलग बातें हैं। जैसे लालू प्रसाद को लगता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाता, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, मतलब सोना के बदले पीतल जो है खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक लक्ष्य है और वो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। बिल्कुल। जब आपका टारगेट सेट हो, याद होगा महाभारत में जब मछली के आंख में मारना था तो सब लोग मछली के आंख में मार रहा था और अर्जुन की निगाह कहाँ थी? मछली के पुतली में जी, क्योंकि टारगेट तो वही था, पुतली ही था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ट्यूनिंग बनाने की मास्टर है। अब जैसे आप देखिएगा, हम इसमें छोटा छोटा आपको 3 उदाहरण दे रहे हैं जी। पहला, चिराग पासवान जो पिछले 2 साल में अपना कद कितना बढ़ाए हैं आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये वही चिराग पासवान है जिन्हें एनडीए से बाहर करा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो क्या चिराग पासवान एनडीए से बाहर होते? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसे डर था कि नीतीश कुमार बाहर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ उसने
पॉलिटिकल जो है वो अपना ट्यूनिंग बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आप अगर देखते हैं तो जीतन राम मांझी, क्या नीतीश कुमार आए इधर 17 में तो जीतन राम मांझी उधर गए, जाने दिया, इसलिए कि नीतीश कुमार ऑलरेडी आ गए थे 16% वोट वाले। जी जी जी। इसके बाद आपने देखा कि चिराग पासवान के साथ साथ 2 लोग और बाहर निकले थे, उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकल गए थे और मुकेश सहनी भी बाहर निकल गए। समय के हिसाब से इन लोगों का जो वोट बैंक था वो नीतीश कुमार पूरा कर रहे थे। अब नीतीश कुमार नहीं है तो ट्यूनिंग बना करके इन लोगों को अपने साथ ले आया। नीतीश कुमार को जो वोट है वो खींचना तो पड़ेगा नहीं। और इस ट्यूनिंग में आपने देखा होगा कि जो सबसे ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो स्वतः निकले थे, जीतन राम मांझी स्वतः निकले थे, लेकिन निकाला गया था चिराग पासवान को जी। और उस चिराग पासवान से जब प्रधानमंत्री मिले एक लंबे समय के बाद, गले लगा लिया। ये है पॉलिटिकल ट्यूनिंग। और इतना ही नहीं, एक इस ट्यूनिंग में आज भी नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से दुश्मनी नहीं हुई है। जिस आत्मीयता के साथ G20 में मिले नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, वो देख करके क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल ट्यूनिंग नहीं है? चर्चा तो इसीलिए ना चल रही है कि दोनों फिर साथ आ सकते हैं। मोदी जी जानते हैं कि भाई नीतीश कुमार सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम भी किया बिहार में, तो जो कई योजनाओं का वो जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करते हैं मोदी जी, तो वो ताकत समझते हैं, इसलिए शायद नीतीश कुमार को बुलाना चाहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, वोट मैनेजमेंट। ये तो इसमें तो मास्टरी हासिल है, वोट मैनेजमेंट में तो मास्टरी हासिल है जी। अब जैसे आप देखिए कि अब तक का रिकॉर्ड रहा है जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार रहे या महागठबंधन के साथ रहे। 2015 में उन्होंने चुनाव लड़ा था महागठबंधन के साथ, इससे पहले 2005, 2010, 2019 और 2020 ये 4 चुनाव लड़े। चारों चुनाव में नीतीश कुमार को जो वोट बैंक था, यहाँ तक कि 2014 में भी सभी चुनाव में नीतीश कुमार के पास सीट भले कम या ज्यादा हो गया हो, लेकिन वोट प्रतिशत कांस्टेंट रहा है। 16% का वोट का रिकॉर्ड नीतीश कुमार का रहा है। अब वोट मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी को 16% वोट चाहिए, और ये भी कहना है कि 32%, 35% जो महागठबंधन का यानी जो राष्ट्रीय जनता दल का वोट है, उसमें कांग्रेस का वोट मान लेते हैं कि 4-5%, 10% जो मान के चलिए, सब मिलाकर के अगर 60-40 का रेशियो होता है तो निश्चित रूप से 60-40 के रेशियो में 11% वोट उधर से लेना पड़ेगा, जहां 60% है। तो उस 11% वोट को कैसे लाया जाएगा? तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मैनेजमेंट शुरू किया, और ये मैनेजमेंट था कि नीतीश कुमार के बदले में पूरा दलित समाज एक हो। इससे पहले हम बता चुके हैं जी बिल्कुल कि जीतन राम मांझी को ले आए और चिराग पासवान को ले आए। इन दोनों का मिलाकर के 11% वोट है। 11%, 12% जो इनका वोट है, उसमें से मान लेते हैं कि 70% भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपने समाज के बड़े नेता हैं। इनसे बड़ा नेता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। फिर लौकुश समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद लौकुश समीकरण की बात करिए, 7% जो लौकुश समीकरण का वोट है, उसमें मान लेते हैं कि 50-50 का भी बंटवारा हो जाता है, तब भी 3.5% आता है। तो 7, 3, 10, 11% तो हो ही जाता है। बिल्कुल। तो इस 11% को कहीं ना कहीं जुटाने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में ये मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है, और वोट का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता है। हालांकि इनके पास इंटैक्ट वोट है महागठबंधन के पास, क्योंकि देखिए कैडर वोट अगर कांग्रेस का है तो वो उसके साथ है, वाम दलों का है तो वो उसके साथ है, क्षेत्रीय पार्टियों का है तो उसके साथ है, और इसके साथ साथ जो MY समीकरण का वोट है वो उनके साथ है। तो ये वो जानते हैं, इसीलिए उनको अहम भी रहता है, दम रहता है कि हमारे पास तो ये वोट है, इतना बड़ा वोट। लेकिन इसी मैनेजमेंट में सेंधमारी करनी है। आपसे बातचीत हो रही थी, याद कीजिएगा, तो नवल किशोर यादव ने क्या कहा? नवल किशोर यादव ने स्पष्ट कहा कि यदि नीतीश कुमार के पास और लालू प्रसाद के पास जो वोट है, जो उनका कोर वोट है, वो कहीं नहीं जाता दाएं बाएं, तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के वोट में से 10% भी हम छांट लेते हैं, हमारे पक्ष में आता है, तो उतना तो डैमेज हम कर रहे हैं ना, और अपना बढ़ा रहे हैं। यानी कि 100 रुपया आपके पास हो, 100 रुपया मेरे पास हो, आप हमको 60 दे दीजिए और हम आपको 60 वापस कर दें, तो फिर भी 100 रुपया हम लोग के पास रहेगा, बिल्कुल बराबर ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वो मैनेजमेंट अच्छी तरह से जानती है भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं
जो सेंधमारी करने की तरीका है वोट बैंक में, उसमें वो माहिर मानी जाती है, कर ही लेती है। चलिए आगे का जो है वो डैमेज कंट्रोल, मुझे लगता है कि ये कहीं वोट मैनेजमेंट से ही मिलता जुलता होगा डैमेज कंट्रोल भी, क्योंकि डैमेज कंट्रोल करना बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। अब आप देखिए डैमेज कंट्रोल की बात जहाँ तक है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी हम बताए हैं कि जानती है कि अल्पसंख्यकों का वोट उसे नहीं मिल रहा। यादव 90% से अधिक वोट करते हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी लालू प्रसाद के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या, जो उसका नया राज्य गठबंधन बना, राज्य कमेटी जो बनी, उस कमेटी में आपने देखा होगा कि जो लोगों को शामिल किया गया था, उसमें से अगर आपको नाम जुड़वा दें तो 38 लोगों की टीम थी। इन 38 लोगों में सवर्णों की 17 संख्या थी, जो कि लगभग 18% के आसपास होता है, 15 से 18% के बीच में। अगर बात करें पिछड़ा की, तो 10 पिछड़ों को शामिल किया गया है। ये पिछड़े कौन हैं? जो गैर यादव हैं जी। आप समझिएगा इस बात को बड़ी बारीकी से, बिल्कुल, कि ये गैर यादव हैं। अति पिछड़ों की बात करें तो इनकी संख्या 8 है, और ये भी गैर यादव ही हैं, क्योंकि यादवों के कारण ये वोट करते हैं, जो यादवों के विरुद्ध होता है उसके विरुद्ध करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें, अनुसूचित जाति में 9 से 10% है, इसको भी उन्होंने 3 के संख्या में रखा है। इसके अलावे यादव सिर्फ 1 है और मुसलमान 0 है। इस वोट प्रतिशत को यदि आप देखते हैं तो इसका हम कभी अलग से करेंगे चर्चा, लेकिन ये आप समझ के चलिए कि जिस भूमिहारों को महागठबंधन की सरकार में दरकिनार किया गया, बाहर रखा गया, आपको पता है कि एक भी भूमिहार उस गठबंधन में मंत्रिमंडल में नहीं है, भले A to Z की पार्टी का है तेजस्वी। राजपूत की बात करें तो राजपूत हैं, लेकिन राजपूतों का वोट उधर अधिक संख्या उधर जा रही है, तो राजपूत जो कि भारतीय जनता पार्टी में MP के रूप में ज्यादा है, इसलिए राजपूतों को भी दिया गया है। ब्राह्मण उसमें नहीं है, तो ब्राह्मणों को भी, राजपूत में भी आपको पता है कि महागठबंधन से एक भी राजपूत नहीं है, आरजेडी की तरफ से, तो यहाँ भी वो अपना वोट बैंक देख रहा है। ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मण है ही नहीं, तो यहाँ भी है। लाला की बात करें तो लाला भी नहीं है, यानी कि सवर्णों को पूरी तरह से ही करने के लिए जो 38 सीटें है उसमें से 50% के आसपास 17 सीटें दी गई है सवर्णों को। और वहीं आपको नजर आ गया होगा कि ये जो डैमेज कंट्रोल है उसको पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जो उधर गए हैं, तो ये करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से सवर्णों को भी खींच लिया, अति पिछड़ों को भी खींच लिया, और गैर यादव हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि ओबीसी में यादव वर्सेस अन्य होता है, और उसमें सबसे मजबूत जो जाति है वो है कुशवाहा जी, सेकंड नंबर पे आती है। उसको अपने पक्ष में कर लेना, सम्राट चौधरी को देना। इसके अलावे आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि डैमेज कंट्रोल में जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें युवा मोर्चा ब्राह्मण के हाथ में है, जो राज्य कमेटी है युवा मोर्चा, आप समझ ही रहे, राज्य का युवा मोर्चा ब्राह्मणों के पास है। उसके बाद जो मेन टीम है स्टेट की, उसमें आप देख रहे हैं कुशवाहा को दिया गया है। इसके अलावे आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष कौन है विधानसभा में, साहनी समाज से आते हैं। नहीं, हम विधानसभा में विधानसभा में सवर्ण को दिया गया है, और अति पिछड़ा को विधान परिषद में दिया गया हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा समीकरण ऐसे बैठाया गया है कि सवर्ण भी खुश, अति पिछड़ा भी खुश, और पिछड़ा भी खुश। पिछड़ों को ये पता चले कि हमारा अगर यादव से हमको परेशानी हो रही है तो हमारा साथ देने के लिए कुशवाहा हमारे साथ है, बीजेपी। और इतना ही नहीं, उधर आप देख लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा भी खड़े हैं। इसके अलावे अगर किसान मोर्चा की बात करें तो जो राजपूत उधर नहीं है, उस राजपूत को यहाँ दिया गया है स्टेट में, राजपूत को बनाया गया किसान मोर्चा का अध्यक्ष। इसके अलावा महिला मोर्चा की बात करें तो तेली समाज को, अति पिछड़ा को दिया गया है, यहाँ भी समीकरण बैठाया गया है। इसके बाद ओबीसी मोर्चा धानुक समाज को दिया गया, जो लौकुश से ही आता है, लेकिन कुशवाहा समाज से अलग है। और इसके वोट की बात करें तो इसका भी जहां वोट है वहां बड़ी मजबूत है, और ये फैसला करता है ये समाज जी, जीत और हार का। जी, धानुक वोट की चर्चा। अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो अल्पसंख्यकों में जो थोड़ा सा भी है वो पासमंदा समाज है, और वो नीतीश कुमार को वोट करता था। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। वो एक ऐसा समाज है जो अपने रोजगार अपने से मतलब रखता है, और उस समाज को जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको अपने तरफ लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पासमंदा को बनाया। इसके अलावे जो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है काम करने का, वो कहीं ना कहीं
अच्छी तरह से जानती है कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं है तो नीतीश कुमार के बदले में कैसे इस डैमेज का कंट्रोल करेंगे, और इसमें माहिर माने जाते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अमित शाह तो चाणक्य हैं राजनीति के। चलिए, तो भीतर की बात में आज हमने चर्चा कर लिया इन तमाम मुद्दों पर कि मोदी के प्लान के आगे लालू का सरेंडर और हिट है नीतीश का प्लान। जो प्लान था, जो भीतर की बात, जो भीतर खाने में चल रही है, जो मोदी का प्लान है, जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनका प्लान है। भीतर की बात में बाबा ने एक एक पॉइंट पर समझा दिया है। अब तक आपको सारी बातें समझ आ ही गई होगी, नहीं भी आई है तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम जरूर उन सवालों के साथ जुड़ेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।